वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी क्लास है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। हम पढ़ रहे थे डीएमएचपी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि डीएमएचपी जो है वो कब लॉन्च हुआ था। 1996 में हुआ था। और इनिशियल फेज में सिर्फ ये 4 स्टेट के अंदर या 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सॉरी, इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको एक्सपेंड करके 123 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड कर दिया गया था। किस प्लान में, किस 5 ईयर प्लान में? 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। ओके, फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ जो है प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो कंपोनेंट हैं वो मेनली 4 हैं। कौन कौन से? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, द सेकंड वन इज ट्रेनिंग, एंड द थर्ड वन इज आईईसी, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट मॉनिटरिंग। ओके, इतना क्लियर हो गया था हमारा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल की। जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस प्रकार की एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं, या फिर किस प्रकार की एक्टिविटीज हैं वो कंडक्ट वहां की जाती हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अ टीम ऑफ साइकेट्रिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ साइकेट्रिक social worker, a psychiatric या community nurse, a program manager, a program या case register assistant, and a record keeper have been placed। मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पर एक जो मेंटल हेल्थ टीम पड़ी थी क्या किसी ने? अगर आपने साइकेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा मेंटल हेल्थ टीम। पढ़ी है क्या किसी ने? अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है। मीन्स जब भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब भी जो मेंटल हॉस्पिटल रहता है वहां पर एक पूरी मेंटल हेल्थ टीम काम करती है। एक साइकेट्रिक टीम होती है जिसके अंदर कौन कौन होता है? साइकेट्रिस्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेगा, आ साइकेट्रिक नर्स रहेगी, कम्युनिटी या साइकेट्रिक नर्स रहेगी, प्रोग्राम मैनेजर रहेगा। ये सारे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, एक टीम के फॉर्म में वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द ऑन साइट distance based and short residential training courses shall be done by the district DMHP team with support from visiting experts from Department of Psychiatry, government medical colleges, and or centers of excellence in the state if available, to ensure minimum competencies among the medical and paramedical workers along with on job supervision and support। और क्या होता है, ऑन साइट पर टाइम टू टाइम डिस्टेंस बेस्ड या फिर शॉर्ट टाइम जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें 3 मंथ, 2 डेज, 5 डेज, मीन्स ऐसे 1 मंथ, इनकी क्या होती है, उनकी शॉर्ट टर्म क्या चलाई जाती है, ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जाते हैं। उन्हें समय समय पर क्या दी जाती है, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जिस जो क्या किसके द्वारा की जाती है? डीएमएचपी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर की जाती है। जिसका मुख्य जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके डिपार्टमेंट से, जो एक्सीलेंस डिपार्टमेंट जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां से एक्सपर्ट्स आते हैं और वो 1 डे 2 डे की ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, जिसमें क्या करते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी एंड एक्सपेक्टेंस कॉम्पिटेंसीज है उनको क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, उनको अच्छे से और अच्छे से ट्रेंड करते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो। जिसके कारण क्या है कि उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाए, बढ़े, और वो उस काम को और अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली कर पाए। ओके, नेक्स्ट, outpatient and inpatient services for walk-in and referred patients from the तालुका हॉस्पिटल, सीएससी एंड पीएससी। और इसमें क्या, आउट पेशेंट या इन पेशेंट जो सर्विसेज है, जो पेशेंट को आया है उसको क्या करना, रेफर करना फ्रॉम हायर फैसिलिटी। ओके, कहाँ से?
एट द साइट जहां पर वो आया है वहां से हायर फैसिलिटी के लिए. A provision of 10 beds and 5 nurses have been made for short stay admissions to access and treat. और कम से कम 10 बेड और 5 नर्सेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए सीएससी पर या डिस्ट्रिक्ट पर, जिनका काम क्या है, मेनली जो साइकेट्रिक या मेंटली इल पर्सन्स हैं उनको एडमिशन, उनकी केयर के, उनकी ट्रीटमेंट के लिए. Okay. School-based services are being provided for identifying and managing mental health problems in children and running an outpatient services for children with more severe mental health problem. और इसके साथ ही स्कूल बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, स्कूल में जाके जिस प्रकार हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ के बारे में भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए. पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए. बच्चों को अगर लगता है तो हमें उनको क्या करना चाहिए, उस बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली उसकी मेंटल जो हेल्थ प्रॉब्लम उसको मैनेज करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए और उसके पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट, to train staff posted in labor rooms and maternal health care units in detecting postpartum depression, psychosis and referring from to the PSC, तालुका या DH from for treatment and for counseling or ensuring effective follow-up. और ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए कहाँ, पोस्टेड लेबर रूम में, लेबर में, और आफ्टर द पोस्ट में, पोस्ट जो मैटरनल हेल्थ है उसमें. क्योंकि हमें ये वहाँ यह ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं आफ्टर द डिलीवरी जो वूमन है उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो नहीं हो गया है ना, हो रहा है, या फिर साइकोसिस की तो नहीं है, या कोई ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आ रही जो मेंटली उस वूमन को क्या करे, डिस्टर्ब करे. तो उसको असिस्ट करना, और अगर ऐसा लगता है तो उसे हायर फैसिलिटी के लिए रेफर करना. ओके. Next, making referrals for day centers, medium stay centers and long stay center. और रेफर करना, वो भी वहां पर भी रेफरल कैसा होना चाहिए कि सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे या दिन दिन के लिए किसी पेशेंट को वहां रहना है, या फिर मीडियम स्टे करना है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस, या फिर लॉन्ग स्टे वाला पेशेंट है जिसको 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने लगेंगे 6 महीने लगेंगे. तो इस प्रकार से कैटेगराइज करना है, उस हिसाब से फिर उसे रेफर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, disability certifications to be done by the psychiatrist at the district hospitals. और जो विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, वो भी अगर बनाया गया है, अब किसी पेशेंट का बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, अगर मेंटली डिसेबिलिटी कोई है तो उसका जो सर्टिफिकेट जो तैयार किया जाएगा वो एक साइकियाट्रिस्ट के द्वारा किया जाएगा, वो भी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का. ओके. यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत इसमें बताओ. हेलो. 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 आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके. जब से मैं हेलो हेलो बोला था पता नहीं, मैंने कहा क्या हो गया, चलो देखते हैं इसीलिए. ठीक है. अब देखिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले मुझे बताओ. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे क्या है कि नेक्स्ट है 7 पॉइंट, नेसेसरी लेबोरेटरी सर्विसेज इंक्लूडिंग थेराप्यूटिक ड्रग्स मॉनिटरिंग एंड साइकोट्रोपिक मेडिकेशन. और नेसेसरी जो लेबोरेटरी सर्विसेज है वो इंक्लूड होनी चाहिए एट द डीएमएचपी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है वहां पर. नेक्स्ट, काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर पेशेंट हु हैव
सर्वाइव्ड अ सुसाइडल अटेम्प्ट, ऐसा पेशेंट जिसमें जो सीवियर डिप्रेशन में है या फिर जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी पाई जा रही है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए और उसमें मैनेजमेंट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, provide services for inpatient and outpatient detoxification, users, caregiver education, link users with community-based alcohol, drug rehabilitation services, and voluntary services for patients suffering from alcohol and substance use disorder। और ऐसे पेशेंट की सर्विस प्रोवाइड करना, इन पेशेंट या फिर आउट पेशेंट डिटॉक्सिफिकेशन करना, उसको केयर गिवर देना एंड एजुकेशन देना, और उसको क्या करना, उसको वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करना और या उसका रिहेबिलिटेशन करना। किसके लिए? अगर वो कोई भी सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर्स उसमें पाया जाता है तो उसको वो किस प्रकार से अगर क्विट कर रहा है तो उस टाइम पर उसको रिहेबिलिटेट करना, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, जिससे वो दोबारा से उसकी ओर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट, outreach services in the form of outpatient clinic by the visiting psychiatrist at more frequent intervals, or outreach services in the form of outpatient clinic by the visiting psychiatrist at more frequent intervals, example once a week. District may also consider using telemedicine facility for linking up with the Taluka Hospital CSC for providing support and सुपरविजन टू जनरल हेल्थ स्टाफ इन मैनेजिंग मेंटल है। और क्या करना चाहिए, जो आउटरीच सर्विसेज हैं उसमें ये भी है कि साइकेट्रिक जो है, साइकेट्रिस्ट जो है उसको आउट पेशेंट पे जो क्लिनिक है वहां पर उसको अपनी सर्विसेज देना चाहिए, वहां पर विजिट करना चाहिए कम से कम वीक में, वंस अ वीक में किसी भी वन डे उसको वहां पर क्या करना चाहिए, अपनी सर्विसेज या ओपीडी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि कोई सीएससी है, पीएससी है, तो वहां पर वीक में एक दिन क्या वंस इन अ वीक जो साइकियाट्रिस्ट है उसको वहां पर ओपीडी कंडक्ट करनी चाहिए। ओके, समझ में आया? हेलो, अगर आपसे पूछा जाता है कि आउटरीच सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट क्लिनिक बाय द विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट इन विच इंटरवल, या फिर जो साइकियाट्रिस्ट है उस जो आउटरीच पोस्ट है लाइक अ पीएससी या सीएससी, वहां पर जो साइकियाट्रिस्ट है उसको विजिट जो करना चाहिए वो कितने टाइम में करना चाहिए? वंस इन अ वीक, वंस इन अ 15 days, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 3 month, वंस इन अ वीक में एक दिन। ओके, अब हम देखते हैं, ये हमारा कंप्यूटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एट द तालुक या हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या काम करने चाहिए या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि तालुका जो रहता है या फिर जो सीएससी होता है ब्लॉक लेवल पर, वहां पर किस प्रकार से काम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए, outpatient and inpatient short stay up to 5 days service for walk-in and patients referred by the PSC। आउट पेशेंट एंड इनपेशेंट की सुविधा होनी चाहिए, कम से कम शॉर्ट टाइम पीरियड वाले जो पेशेंट्स हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ऐसे पेशेंटों के लिए वहां इन पेशेंट की सर्विसेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो रेफर्ड किए गए हैं कहां से? पीएससी से। ओके, सेकेंड, मेडिकल एंड सोशल केयर एंड सपोर्ट टू कंटिन्यूइंग केयर सर्विसेज इन दियर एरिया। और मेडिकल एंड सोशल केयर देनी चाहिए, केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, और केयर जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको कंटिन्यू रखना चाहिए जो उनका एरिया है या जो सीएससी जो एरिया कवर करती है वहां पर। नेक्स्ट, counseling services for those referred to the psychologist by the community mental health workers from the PSC and CMHW may refer patients requiring specialist psychologist counseling to the psychologist at the तालुका हॉस्पिटल। और क्या करना चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करानी चाहिए ऐसे पेशेंटों के लिए जिन पेशेंटों को कहाँ से, जो
कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं जो उन्होंने पीएससी से उन पेशेंटों को रेफर किया हुआ है सीएससी के लिए, उन्हें काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए और साथ में ही कुछ जो काउंसलिंग कराई जाए वो किसी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा करानी चाहिए, ना कि किसी एमबीबीएस के द्वारा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या किसी भी स्पेशलिटी अदर स्पेशलिटी डॉक्टर के द्वारा। ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं एट द पीएससी लेवल। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पढ़ लिया, एट द सीएससी या तालुका लेवल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो पीएससी लेवल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए अंडर दी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ओके, तो देखिए हम उसकी बात करते हैं तो क्या है उसके अंदर। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग टाइमली रेफरल एंड फॉलो अप ऑफ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इमरजेंसीज। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी प्रॉपरली क्या की जाए, इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग की जाए और उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार से उन्हें केस फाइंड करने हैं, केसों को आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन मैनेजमेंट करना है। अगर वहां पर आप वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, किस प्रकार से फॉलो अप करना है और रेफरल के लिए भेजना है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सेकंड पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए क्या है, पहले पढ़िए। Depending on the workload, each PSC to have 2 to 4 community mental health workers या community counselor as frontline mental health care providers। अब वो आपसे पूछेगा कि वर्कलोड के अकॉर्डिंग पीएससी पर कितने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर्स या कम्युनिटी काउंसलर्स रखे जाने चाहिए या होना चाहिए। 5, 2 to 4, 3 to 4, 6 to 7। तो कितने होना चाहिए, 2 से 4 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर्स, जिनको हम कम्युनिटी काउंसलर या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स भी कहते हैं, जो होने चाहिए। अब वो आपसे पूछ सकता है कि मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में एज अ फ्रंट लाइन वर्कर किसे कहा जाता है। ऑप्शन सुनना, सीएचओ, ऑप्शन बी एएनएम, ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन डी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर्स या फिर कम्युनिटी काउंसलर। ओके, क्लियर हुआ इतना। अब आगे देखिए, दीज विल दीज, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये होती है लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इन पोस्ट को अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है कि हूं, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम 1996 में आया है। पहले इनिशियल फेज में ये सिर्फ हमने बताया था ना, कितनी स्टेजों में, कितनी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। हाँ 123 में। लेकिन अभी भी जहां तक हमें पता है कि इस प्रकार की कोई भी पोस्ट नहीं पोस्टेड की गई है। किया गया है क्या कोई पोस्टेड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर या कम्युनिटी काउंसलर? नहीं है। अब अभी क्या है, क्योंकि ये कहां पर है, किस जगह किया जाएगा अगर करा जाएगा तो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है। लेकिन हम पीएससी की बात करें तो पीएससी पर कहीं भी या सीएससी पर ऐसा कोई भी जो पोस्ट है वो नहीं है। ये आप लोगों को भी पता है क्या? नहीं है। साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, लेकिन वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जो डीएच होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्स नहीं होती है।
और और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं ज्यादातर में साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक होते ही नहीं है। ठीक है। उस उसके लिए क्या है अभी, हाँ वहां तो रहते हैं। अभी इसके लिए एक एक इंफॉर्मेशन भी आई थी इसके रिगार्डिंग कि सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलग से एक केबिन बनाया जाए, जो उसमें साइकोलॉजिस्ट का, डॉक्टर का केबिन होना चाहिए। वहां पर साइकोलॉजिस्ट को बैठना है, केस को फाइंडिंग्स करनी है और उनको क्या करना है, काउंसलिंग करनी है। लेकिन इस प्रकार से सिर्फ एक लेटर आया ही था, लेकिन इस प्रकार का कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही डॉक्टर्स की बहुत कमी है। उसके बावजूद भी अगर हम साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो तो गिने चुने हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। राइट या रॉन्ग? ठीक है। इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में साइकेट्रिस्ट नहीं है। तो वो सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको, मेडिकल कॉलेजेस और आपके मेंटल हॉस्पिटल्स। ओके, क्लियर हुआ? वो फिर वहां एमओ ही करते हैं, क्योंकि वो तो आ ही नहीं पाते साइकेट्रिस्ट, समझ रहे हो? अगर सीवियर केसेस है तो हम क्या करते हैं, हमारा सबसे अच्छा फंडा यही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, सीधा रेफर टू हायर सेंटर। समझ में आ गया? तो बस वो, उससे क्या होता है, पेशेंट सीधा वहीं पहुंच जाता है। आपने पीएससी किया, पीएससी को समझ में आया, उसने सीएससी या फिर एमओ को लगा कि नहीं इसको डायरेक्ट हमें कहाँ भेजना चाहिए, डीएच या मेडिकल कॉलेज। तो डीएच में पता है कि कोई नहीं होगा, तो सीधा वो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं। समझ में आ गया? मेडिकल कॉलेज से उन्होंने फाइंडिंग की, अगर उनको लगता है कि इसको इन पेशेंट करना है तो उन्होंने सीधा मेंटल हॉस्पिटल के लिए लिखा और उसको वहां एडमिट कर दिया। समझ में आ गया? वहां ट्रीटमेंट चला। ओके, चलिए। तो कितने कम्युनिटी जो मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं वो कितने होने चाहिए पीएससी पर? जो वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है ना। एंड देखिए फ्रंट लाइन में, दीज विल हैव टू बी लोकल रेसिडेंट्स एंड एजुकेटेड अप टू 10th एंड वुड बी पेड एन ऑनोरियम ऑफ देयर वर्क। लो, देख लो क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, देख रहे हो? वो कैसा होना चाहिए? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना, वो यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो वर्कर्स है या कम्युनिटी काउंसलर है, उसके इनमें से किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं पाए जाएंगे। पहला, according to workload, the 2 to 4 community counselors should be present at the PSC level. Option B, the CMHW will have be local resident. Option C, the education of CMHW 10th and the paid an honorarium. And the last one, he should be graduate in mental health nursing. अरे इसमें से एक्सेप्ट कौन सा रहेगा? ग्रेजुएशन वाला है ना। क्यों रहेगा? क्योंकि जो सीएमएचयू है, वो जो सीएमएचडब्ल्यू वर्कर है, वो कितने हो जाए पीएससी पर, 2 से 4 होने चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स उसका जो है वो लोकल रेसिडेंट होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए। और नेक्स्ट उसका जो क्या है, वो उसको क्या सैलरी मिलेगी या ऑनरियम पेड होगा? ठीक है, समझ में आ गई? ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। ऑनेरियम होता है, जैसे आशा को क्या मिलता है? हाँ, उनकी कोई सैलरी, उनकी, सुनो, उनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है। वर्किंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कुछ इंसेंटिव उन्हें मिलता है। समझ में आया?
उसे बोलते हैं ऑनरियम पेड। ठीक, हाँ, इसी ऑनरियम पेड मिलता है, बताया है इसमें। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखना, इंपोर्टेंट है टॉपिक, ये वाली लाइन यहां से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, adequate training will be given to them to detect and provide counseling for patients with common mental illnesses like depression, anxiety, and alcohol abuse, and ensuring treatment adherence for long standing illnesses। और इनको क्या करना है, जो कम्युनिटी काउंसलर, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इनको अच्छे से ट्रेंड करना है कि ये मेंटल इलनेसेस जो हैं उनको, उन पेशेंटों में मेंटल इलनेसेस का डिटेक्ट कर सके, उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, और साथ में ही क्या कर सके, ट्रीटमेंट में क्या हेल्प करा सके, और साथ में काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लेकिन आप एक चीज मुझे बताओ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? हेलो, 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 सभी को मेरी आवाज सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? तो मुझे ये बताओ, जो हमने अभी पढ़ रहे थे, इसमें जो लिखा हुआ है पॉइंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। ये जो पॉइंट है, जो हमने लिखा है, हमने पढ़ा है, क्या ये सही है? क्या ये पॉइंट जो है कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्क, मेंटल हेल्थ वर्कर है, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए केसेस को, फाइंड आउट कर पाए, इसके साथ ही वह काउंसलिंग प्रोवाइड कर पाए। तो ये हो सकता है क्या कि, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, आप सभी लोग ग्रेजुएट हो, सभी लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हुए हो, ज्यादातर लोग, और एक्सपीरियंस भी है। आप में से अगर किसी को, किसी मेंटल पेशेंट के पास भेजे और आपसे बुलाया कि आप उसकी काउंसलिंग करके बताएं, क्या आप कर सकते हो? यू आर लाइबल। बेशक आपको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेंटल इल पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। आप एक नॉर्मल जो पेशेंट होता है, जो 15 दिन से हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सर्जरी हुई है, उसकी आप काउंसलिंग करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। वो इतना इरिटेट हो जाता है कि आपकी एक बात नहीं सुनेगा, आपसे हर बात पर लड़ने के लिए तैयार रहेगा, वो और उसके अटेंडर। जब आप वहां काउंसलिंग कर पाते हो क्या? आप उससे लड़ने बैठ जाते हो। और वो जो एक पेशेंट है, वो तो मेंटली इल है, उसकी काउंसलिंग करना बहुत ही टेढ़ी खीर समझो, आप समझ रहे हो? ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही कंडक्ट की जा सकती है, काउंसलिंग कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं दे पाता। आप लोगों ने काउंसलिंग और गाइडेंस में अंतर पढ़ा है कि नहीं? हम जो देंगे वो गाइडेंस दे सकते हैं, काउंसलिंग हम नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है। समझ में आया कि नहीं? मींस ये जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें जो ये पॉइंट इंक्लूड किया है, ये सही है या गलत है, मुझे ये बताओ बस। तो ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, वो सही है क्या कि एक 10th पास को आपने कम्युनिटी काउंसलर बना दिया, लेकिन जो एक ग्रेजुएट है, मेंटल हेल्थ नर्स से एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, उसको नहीं बना पा रहे हो आप, और आप ये चाहती हो
कि वो बंदा जो 10th पास है वो काउंसलिंग करे एक मेंटल हेल्थ की। कॉमन हेल्थ, अच्छा मान लो कॉमन मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन आता है, मैं आपको डिप्रेशन का पेशेंट दे रहा हूं, आप उसकी काउंसलिंग करके बताओगे? नहीं कर पाओगे। प्रयास करेंगे। बस सब, बस बस समझ में आ गया। जो जनरल जो प्रॉब्लम्स है उनको डील कर ले, उनको थोड़ा समझा ले, ठीक है, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इस पे क्या बहस करें। इन द कम्युनिटी दे विल बी एबल टू डिटेक्ट प्रोबेबल केस, देखिए प्रोबेबल केस, ठीक है, probable case of mental illnesses in community settings and refer them to the health facility for diagnostic assessment, provide support to the families and caregivers, work towards stigma alleviation and prevention of discrimination against these patients, and also help them in assessing social benefits and entitlements means इन द कम्युनिटी दे विल बी एबल टू डिटेक्ट। और जो ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर है इनका काम है कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, मेंटल इलनेसेस जो है उनको पता लगाना, कम्युनिटी सेटिंग के अंदर उनको रेफर करना हेल्थ फैसिलिटी पर फॉर द डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए, और सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनकी फैमिलीज को केयर प्रोवाइड करना, और साथ में ही और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा मीन्स को जो प्राचीन कोई मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि हमारे देवी देवता इसको परेशान कर रहे हैं, इस पर कोई चक्कर कर दिया है, कोई ऐसी चीज कर दिया, उनको क्या करना, हटाना, उनकी भ्रांतियां जो उनकी स्टिग्मा है उसको खत्म करना, उनको क्लियरली समझाना, एंड इसके साथ ही क्या करना, पेशेंट की हेल्प करना और उसे क्या करना, रेफर करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। देखिए क्या है, availability of drugs for management of common mental disorders and substance use disorders for the convenience of the patients and caregivers, and cost reduction strategies, psychotropic medications on the essential drugs list will be available at all PSC, and these may be provided the patients put on long term medications by the specialist at the CSC and district hospitals at regular intervals। और अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो कॉमन साइकेट्रिक ड्रग्स है उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पीएससी सीएससी पर, और उनकी एक कॉमन जो लिस्ट है वो वहां अवेलेबल होनी चाहिए कि इन लिस्ट की ये जो ड्रग्स है इनको किसी भी मेडिकल ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट और जो एमओ है या जो भी है स्पेशलिटी डॉक्टर है उनके द्वारा ये ड्रग्स सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड की जा सकती हैं, ठीक, एक रेगुलर इंटरवल तक ये चीजें क्या वहां पर होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, उपलब्ध कराने का मतलब ये अगर इमरजेंसी है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई पेशेंट आके बोले मुझे नींद नहीं आती, तो जनरल या कॉमन कंडीशन में हम उसे कोई भी नींद की दवाई नहीं देते हैं, देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन या देखकर लगता है कि उसको इंसोम्निया रियलिटी में है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, साथ में हम उसे एक एक दिन या 2 दिन के लिए क्या करते हैं, क्लोनाजीपाम वगैरह या दे देते हैं, क्यों? क्योंकि जिससे वो आराम से 1-2 दिन सो जाए, फिर उसको धीरे धीरे रेगुलर अपने आप आदत पड़ जाए। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट, home based and community based continuing care and support to persons with severe mental disorders including referral and follow up। और होम बेस्ड और होम विजिट करके होम बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड जो कम्युनिटी केयर है या फिर कंटिन्यूइंग जो केयर एंड सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए किसी पर्सन को या फिर उसकी फैमिली को, ओके। नेक्स्ट, identification of mental health emergencies, and referral to district taluka hospitals, 108 ambulance services with
trained staff will be available free of cost to transport patient to the district hospital in an emergency. The funds have been provided through National Health Mission. अब जो आपसे पूछ लेगा कि मेंटल हेल्थ इमरजेंसीज का जब आइडेंटिफिकेशन करना और रेफरल करना 108 और ट्रेंड मेंटल हेल्थ जो स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, उसके द्वारा जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए जो फंडिंग है वो किसके द्वारा दी जाती है? फंडिंग किसके द्वारा की जाती है? एनएचएम के द्वारा। ओके, सभी लोग आ गए? ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। काउंसलिंग सर्विसेज एंड हेल्प इन असेसिंग सोशल केयर बेनिफिट्स। काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इंटरवल्स, और कम्युनिटी बेस्ड जो रिहेबिलिटेशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव केस फाइंडिंग्स एंड मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड लिटरेसी एक्टिविटीज, और मीन्स क्या करना चाहिए? केस फाइंडिंग करनी चाहिए एंड जो मेंटल हेल्थ प्रमोशन है, मेंटल हेल्थ हेल्थ है उसको प्रमोशन करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए और लिटरेसी एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड कंटिन्यूइंग केयर सर्विस, और कम्युनिटी में बेस्ड जो कंटिन्यूइंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए इसमें क्या है? कुछ नहीं, इसमें जो है एक तो कि सेटअप इन 2 तालुकास एट द डिस्ट्रिक्ट with each day centers have a capacity of 25% places, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना, तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो सेंटर जो डे केयर सेंटर्स हैं जिसमें दिन दिन के लिए पेशेंट को रखना है, वहां पर कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? 25 कैपेसिटीज होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा रेसिडेंशियल कंटिन्यू केयर फॉर द शॉर्ट स्टे अप टू 6 months ईच एंड 2 तालुकास और डिस्ट्रिक्ट ईच हैव द कैपेसिटी ऑफ 25 बेड्स पर प्लेस। ठीक है, और वहां पर कितने बेड होने चाहिए? वही कैपेसिटी जो हमने पूछी अभी पढ़ा था कि 25 बेड्स अवेलेबल होने चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल कंटिन्यू विल बी डन थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं इसमें। यहां से अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, डीडीपी। वो आपसे पूछेगा डीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीडीपी कौन सा प्रोग्राम है? ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम। अच्छा, एडिक्शन और डी एडिक्शन का मतलब तो पता है सभी को कि नहीं? हेलो, जो एडिक्शन लग जाता है, आदत लग जाती है तो उसको छुड़ाना डी एडिक्शन। हाँ, डी एडिक्शन करना। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ड्रग की डी एडिक्शन हमें छुड़ाना, जैसे शराब छुड़ाना है ना, बीड़ी गुटखा पुड़िया छुड़ाना, या फिर किसी भी प्रकार का जो सब्सटेंस एब्यूजिव जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं उनको क्या करना? छुड़ाना या उनकी आदतों को
बंद कराना। ठीक, देखिए, द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1985-86 and was later revised in 1994 and then in 1996 again. अब ड्रग डी एडिक्शन जो प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। किस सन में किया गया था? 85 80। फिर उसको रिवाइज्ड किस सन में किया गया था? और उसके बाद लास्ट उसमें जो चेंजमेंट किया गया था वो किस सन में किया गया है? 1996 में। ओके, अब देखिए, द प्रोग्राम स्टार्टेड एज अ स्कीम विथ फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट। और इस प्रोग्राम में क्या है, स्टार्टेड एज अ स्कीम जो है, इसमें जो फंडिंग जो प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, उस फंडिंग को यूज करना। ठीक, नेक्स्ट, the strategies under the program needs coordination between various departments and ministries। और ये स्ट्रेटजी तैयार करना कि जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में क्या करना, कोऑर्डिनेट करके चलना और उन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को साथ में लेकर चलना। द एक्टिविटीज अंडर द प्रोग्राम आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू आर्म्स। अब वो आपसे पूछेगा कि ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम के अंदर जो कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कितने एम्स हैं उसके, कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसे, कौन कौन से, कौन कौन से हैं? सप्लाई रिडक्शन एंड डिमांड रिडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों पॉइंटों को आप याद रखना। वो यहां से पूछ सकता है कि ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम के अंदर जो एक्टिविटीज हैं अंडर द प्रोग्राम उनको उन वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए सप्लाई रिडक्शन, ऑप्शन बी डिमांड रिडक्शन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। क्या हुआ? बोथ आएगा, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज या दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डी एडिक्शन आप कैसे छुड़ा सकते हो, चाहे वो कोई सी भी ड्रग्स हो, सिर दर्द की गोली हो, खांसी की सिरप हो, उनसे भी तो नशा होता है, कुछ लोग नशे के फॉर्म में यूज करते हैं कि नहीं? नींद की गोलियां हो, बहुत से लोग उसको डी एडिक्शन की बजाय एडिक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं कि नहीं? तो उसके लिए मेन मुद्दा यही है कि सप्लाई को रिडक्शन किया जाए, कम से कम सप्लाई दी जाए और डिमांड का रिडक्शन भी कम हो, कि जो डीएच के द्वारा जो डिमांड भेजी जा रही है साइकेट्रिक मेडिकेशंस के रिगार्डिंग वो कम से कम हो। जब डिमांड कम होगी तो इसका मतलब ये है कि मरीज कम है, मरीज कम है मतलब उसका जो कंजप्शन है वो कम हो रहा है, कंजप्शन कम हो रहा है तो मतलब उसको एडिक्शन वाले जो पेशेंट है वो कम हो रहे हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं सप्लाई रिडक्शन में क्या है। द एक्टिविटीज अंडर सप्लाई रिडक्शन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलिसिट ड्रग्स विद इन द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज एक्ट एज नोडल एजेंसी। और क्या करना है, सप्लाई रिडक्शन में मुख्य फोकस या मेन फोकस जो होता है वो यही होता है कि डिमांड को रिड्यूस करना, ड्रग्स को इन जो कम्युनिटी कंट्री है उसके अंदर जो साइकेट्रिक ड्रग्स हैं या साइकेट्रिक जो मेडिकेशन है उनकी डिमांड, उनकी जो सप्लाई है उसको कम से कम करना। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कैसे करता है, नोडल एजेंसी है जो इस पर मेनली क्या रखती है, नजर रखती है। ठीक है, नेक्स्ट, डिमांड रिडक्शन मींस इंक्लूड्स अवेयरनेस जनरेशन, उन्हीं अवेयरनेस फैलानी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन यूजर्स करना चाहिए। दीज एक्टिविटीज आर रन बाय द एजेंसीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट सर्विसेज टू एडिक्ट्स। अब वो आपसे पूछ लेगा कि
ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम के अंदर जो ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन सी मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम कहाँ ने किया है? वो तो ऊपर था, मैं डिमांड रिडक्शन में बात कर रहा हूँ। ओके। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या हैं डी एडिक्शन प्रोग्राम के। फर्स्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज टू द इंडिविजुअल। जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना उसके अंदर, उसको बताना कि क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है या किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट जो हेल्थ पर पड़ते हैं जो अल्कोहल अब्यूज या फिर टबैको या हेल्यूजेंस या फिर स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं वो उन पर। ठीक है, उनकी हेल्थ पर। सेकंड, to develop culture specific models for prevention of addiction and treatment and rehabilitation of addicts. डेवलप कल्चर स्पेसिफिक मॉडल्स। कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें? मॉडल्स स्पेसिफिक डेवलप करने चाहिए जिसमें प्रिवेंशन एंड एडिक्शन से प्रिवेंट करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। Next, to evolve and provide a complete range of community-based services for identification, modification, detoxification, counseling, aftercare and rehabilitation of users। और हमें क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए कंप्लीट रेंज जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है उसमें देनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन से लेकर और रिहेबिलिटेशन तक की सारी सर्विसेज हमें कम्युनिटी लेवल पर उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, increase community participation and public cooperation for reduction in demand of substance having potential for abuse। और इस जो उनकी जो डिमांड रिडक्शन है उसमें क्या करना चाहिए? जो कम्युनिटी के मेंबर्स है, कम्युनिटी के पीपल्स, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कॉपरेशन होना चाहिए। उनकी सहायता से ही हम जो क्या है डिमांड का रिडक्शन कर सकते हैं रिगार्डिंग एब्यूसिव सब्सटेंसेस। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को? हेलो। ओके, आगे देखिए। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर्स एनडीडीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिपार्टमेंट या डिपेंडेंस? हमेशा याद रखा करो फुल फॉर्म में थोड़ी सी गलती आपका पूरा नंबर काट देती है। समझ में आया? ओके। Has been established under All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, while de-addiction centers in PGI Chandigarh, Nemans have been upgraded to 30-bed facility. Also, the deduction centers have been established in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, and Jawaharlal Nehru Institute of Postgraduate मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, जिपमर, पौंडीचेरी। तो कुछ मेंटल जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। कौन कौन से? निमांस नाम सुना है? कहां पर है निमांस? बेंगलोर में। ठीक है। इसके साथ ही जो पीजीआई है, जिपमर है, वो कहाँ है? जिपमर जो है वो कहां पर है? पौंडीचेरी में। पीजीआई कहाँ है? चंडीगढ़ में। ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और निमांस जो है वो तो पूरा न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स है। ठीक है। अब देखिए आगे। आगे हम बात करते हैं क्या है इसमें। देखिए
जिम्मा से कुछ नहीं है। द फंड्स आर ऑल्सो बी बीइंग प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ डी एडिक्शन सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड द एनजीओज आर द डायरेक्शन सर्विसेज। इसमें कुछ नहीं है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी हैव बीन प्रपोज्ड इन मार्च 2020 विद द ऑब्जेक्टिव्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड ने नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी किस सन में लाई थी, किस सन में आई थी नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी? मार्च 2013 के अंदर नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी आई थी। इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, facilitate research, capacity building and documentation, active efforts to avoid stigma and discrimination against users। अब इन पांचों पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया है तो बताओ। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हमने नहीं पढ़ा इससे पहले अभी आगे? ये सारे पढ़े हैं ना, अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको बताना इल इफेक्ट क्या है सब्सटेंस एब्यूज के, कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाना, रिसोर्सेज डेवलप करना, हेल्थ फैसिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना, तैयार रखना, एक्टिविटी एफर्ट्स, जो स्टिग्मा है, जो भ्रांतियां हैं रिगार्डिंग मेंटल इलनेस, उनको दूर करना, उनके अगेंस्ट उनको काउंसिल करना, ये सारी चीजें। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके, अब हम देखते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ सर्विसेज, इसमें हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज में किन चीजों का यूज करेंगे? मेंटल हेल्थ डिजीज से प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज का क्या करना? प्रमोशन करना, है ना, प्रमोट करना मेंटल हेल्थ को। देखिए, इसमें कुछ भी यहाँ कोई इंपोर्टेंट चीज ही नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे बस, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, a national mental health helpline with a toll free number has been set up to provide information about the availability of services at the public health facility। एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा जाएगा, किया जाता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, जिसके अंदर हम टोल फ्री नंबर पर ये कोई भी जानकारी ले सकते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग काउंसलिंग, और हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास कहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट मिलेगा, किस हेल्थ फैसिलिटी पर हमें अच्छे से क्या मिलेगी, काउंसलिंग मिल सकती है। ओके, दूसरा, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम। दूसरा क्या उद्देश्य है मेनली? सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो डिप्रेशन या फिर मेजर डिप्रेशन या मेनिया के जो पेशेंट्स हैं, उनमें मेनली ये चीज देखना कि मेनिया वाले हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स तो नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या रहेगा, समय सुबह ऐसे सुबह वो एक्टिव है, शाम को डिप्रेसिव हो जाएगा। अगर शाम को मेनिया है तो सुबह वो डिप्रेशन में मिलेगा, और जब भी डिप्रेशन होता है तो वो सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ाता है। इसलिए हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है, प्रिवेंशन प्रोग्राम अप्लाई करना है किस पर? जो डिप्रेसिव या मेजर डिप्रेसिव पेशेंट है, उनकी सुसाइडल टेंडेंसी से उन्हें प्रिवेंट करना है, बचाना है। ओके, नेक्स्ट, इसमें इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है, याद रखना, मैं आपको फिर बता दिया। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम। लाइफ स्किल्स मींस स्किल्स डेवलप करना, स्किल्स प्रोवाइड करना। स्किल्स के लिए हमें क्या करना, जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देना, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग देना, उनको टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करना, उनको अच्छे से ट्रेंड करना, ये चीजें प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी स्किल्स डेवलप कर पाए, और अपनी अब जब अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे तो पेशेंट को अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, ओके। अब आता है स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट और रेफरल।
इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो मेंटल इलनेसेस हैं या कॉमन जो मेंटल डिजीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनका पता लगाना। स्क्रीनिंग के बाद अगर उन जो डिजीज आपने फाइंड आउट किए हैं, जो मेंटल इलनेसेस कॉमन मेंटल इलनेसेस आपने पता किए हैं, उनको आप डील करना, उनको मैनेज करना। अगर मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो उन्हें तुरंत क्या करना, रेफरल प्रोवाइड करना, रेफर करना। ओके, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। असेस ये पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे असेसमेंट द फैमिली, असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फैमिली इंटरवेंशंस, कम्युनिटी इंटरवेंशंस, एवेल्यूएशंस। इसमें कोई भी चीज इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर? ना ही कोई चीज इसमें ऐसी है जो हमें पढ़ना है जिससे हमें कुछ फ्यूचर में लाभ हो या फिर हमें याद रखने की जरूरत हो। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या है इसमें। कुछ नहीं, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम कुछ चीजें हैं, चलो एक्टिविटीज मिल गई है तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक्टिविटी को। फर्स्ट फर्स्ट एक्टिविटीज क्या है, देखिए। द एक्टिविटीज अंडर द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू आर्म्स। कौन से दो भागों में डिवाइड किया गया है? कौन कौन सी थी? सप्लाई रिडक्शन एंड डिमांड रिडक्शन। नेक्स्ट, बी, अंडर डीएमएचपी। डीएमएचपी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ईच पीएससी इज टू हैव डैश कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर्स। कितने होने चाहिए? 2 to 4। और कम्युनिटी काउंसलर एज अ डैश प्रोवाइडर। और उनको और क्या बोलते हैं? और अदर नेम क्या है उनका? और क्या बोलते हैं? एक और पॉइंट बताया था मैंने। हाँ, फ्रंट लाइन सर्विस प्रोवाइडर या वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो कुछ नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और ये मैंने बता दिए थे आपको, डेल्यूजन हेल्यूसिनेशन। अब कोई मुझे बताएगा डेल्यूजन हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन में क्या अंतर है? कोई है जो बता सकता है? मैंने तीनों वर्डों को बहुत अच्छे से समझाया था। डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है। और बताओ और कुछ? उसको वो प्रेजेंट समझता है, मतलब वो चीज है सोचता है, उसमें वस्तु नहीं होती है। गलत। और रिलीजन में चीजें तो होती है। गलत है, गलत है, सारा मिक्स कर दिया, इधर का उधर का इधर। एक बार फिर से समझिए। हेल्यूसिनेशन परसेप्शन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। हेल्यूसिनेशन के अंदर पहली चीज याद रखना, स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरी बात, वहां पर सिर्फ एक भ्रम होगा। जैसे आपने बोला, देखो उस उस कमरे में भूत है, या उस कमरे में मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, या वहां पर देखो कोई बैठा हुआ है, जबकि वहां पर रियलिटी में कुछ भी नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप बोलो कि देखो मेरे मोबाइल में एक छोटा सा कीड़ा है, वो मेरी स्क्रीन पर रेंग रहा है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। जो हमारे परसेप्शन है, हाँ, फॉल्स परसेप्शन रहेंगे, और लेकिन स्टिमुलाई इसमें प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट रहेगी। अब देखते हैं इल्यूजन। इल्यूजन में ऑब्जेक्ट के स्टिमुलाई प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो चीज वो होती है वो ना लगकर कुछ और पता चलता है, कुछ और फील होती है। जैसे आप मोबाइल से पढ़ रहे हो हाथ में लेकर, और आप बोलो कि देखो मैं किताब से पढ़ रहा हूं,
जी देखो ये किताब है, ठीक। या फिर आप जैसे बैठे हुए हो और कोई भी चीज है, आप पेन से लिख रहे हो, आप बोलो ये पेन नहीं है, ये मेरी सिगरेट है, इसको मैं मुंह में लगाकर सिगरेट पी रहा हूं, ये मेरी सिगरेट है ना। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टिमुलाई है, वो जो है वो ना दिखकर जो नहीं है वो चीज वो दिखे, ठीक है, या वो बताए। सबसे मोस्ट यूनिवर्सल और सबसे फेवरेबल एग्जाम्पल यही है कि रोप लाइक अ स्नेक, रस्सी को सांप समझना, ये किस प्रकार का परसेप्शनल डिसऑर्डर है, किस प्रकार का, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन या डेल्यूजन। इल्यूजन में आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, रस्सी है, लेकिन उसे लग रही क्या है, सांप। समझ में आया? जब रस्सी नहीं है फिर वो बोले कि ये देखो यहां पर एक सांप है, लेकिन आपने देखा वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वो किस में आएगा? गलत है, हेल्यूसिनेशन में आएगा। डेल्यूजन में सिर्फ कब आएगा? डेल्यूजन है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स। फॉल्स बिलीव्स का फिक्स्ड हो जाना आपके दिमाग में, आपके मन में, कि जैसे कि मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं मेरी जायदाद के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके हो गया। जैसे मैंने आप, जैसे आपने कहा नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, उसने मेरी मेरी क्या कर दी, मेरी घड़ी चुरा ली, या मेरी उसने बुराई की उसके साथ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। समझ में आया? आपको लाख गुना कोई समझा ले, लेकिन आप नहीं मानोगे, नहीं ऐसा है तो है। उसके अंदर जो बिलीफ्स हैं, फॉल्स बिलीफ्स हैं, वो क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन। अब मुझे लगता है कि शायद आपको इन तीनों वर्डों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, इल्यूजन क्या है, डेल्यूजन क्या है। अब मैं एग्जांपल बोलूंगा, आप बताओगे? ओके, बताना। पहला एग्जांपल, ठीक है, आपका आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, और झगड़े के बाद आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड आपसे साथ चीटिंग कर रहा है, या फिर आपका फ्रेंड है वो आपकी जासूसी कर रहा है, तो ये किस में आएगा, ये क्या है, इल्यूजन है डेल्यूजन? डेल्यूजन, क्योंकि फॉल्स बिलीफ से जो फिक्स कर लिए हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अब आप बताइए, जैसे कि आप चौक को चौक को फूल समझना, इल्यूजन, ओके। और हेल्यूसिनेशन तो पता ही है, ठीक है, क्लियर हो गया ये, ओके। अब देखिए आज का क्या है हमारा, ये हमारी यूनिट है वो आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद कल हम अपनी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 6 एल्डरली केयर स्टार्ट करें।